हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के सॉल्यूशंस और आज हम करेंगे पेज नंबर 105 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मीन्स स्थल पर रहने वाले जीवों को एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले जीवों की अपेक्षा क्या एडवांटेज प्राप्त है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर में घुला हुआ ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को क्या करना है, सांस में लेना है, और जिसके कारण उन्हें थोड़ा सा क्या करना होता है, श्रम करना होता है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होता है, उन्हें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। मछलियाँ पहले अपने मुंह में पानी को लेती है और उसके बाद उसके गिल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को खींचते हैं और रेस्ट ऑफ द पानी बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए उन्हें ये ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जिसके कारण मछलियों का ब्रीदिंग रेट भी हाई होता है। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक्टिविटीज़ के वीडियो डाले हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे शेयर कर दूंगी, आप उसे देखिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द आंसर इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रेथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, whereas aquatic organisms take oxygen dissolved in water. ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल हाई है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। Hence, terrestrial organisms need no breath fast to obtain organism, whereas aquatic organisms need to breathe faster to get required oxygen. इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फास्ट रेस्पायर करने की, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स फास्ट रेस्पायर करते हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या तरीका है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सेल में एनर्जी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। अगर एक सेल है तो उसमें मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ग्लूकोज जो खाने के थ्रू सेल में पहुँचा है ना, ये पायरूवेट में इसी साइटोप्लाज्म में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, पायरूवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में ही चेंज हो जाता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन फॉर्म मॉलिक्यूल्स में, और तब पायरूवेट इंटर करता है किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तीनों फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में ही, ये पायरूवेट में चेंज हुआ। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर एब्सेंस में होगा, जैसे कि ये ईस्ट वगैरह, ईस्ट जैसे जीवों में होता है, तो ये फॉर्म करेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और यदि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जैसे कि कभी हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो हमारे पूरे मसल्स में क्रम्प आ जाते हैं, पैर वाले मसल्स में क्रम्प आ जाते हैं। क्रम्प का फॉर्मेशन होना ही मतलब है कि वो हो गया है फॉर्मेशन किसका, लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है। तो अगर हम ज़्यादा कुछ मेहनत करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, लेकिन तब भी हमारा बॉडी एनर्जी फॉर्म करता है। मगर इस स्थिति में वो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, जो हमारे मसल्स में क्रम्प लेकर आएगा और एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। तो ये 3 प्रोसेस है, 3 वेज है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में घुल करके क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लंग है, ठीक है,
ये ब्लड स्ट्रीम है और इसे जाना कहाँ है भाई, सेल तक जाना है। तो लंग से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स ले लेते हैं और यहाँ ये कंबाइन करते हैं किससे, हेमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइंड करते हैं। हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करने के बाद ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहाँ पर ट्रैवल करता है और सेल तक जाता है। हेमोग्लोबिन यहीं रह जाता है, ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होगा सेल के अंदर तो वो वापस डिफ्यूज़ हो जाता है, किसमें, ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, लेकिन इस वक्त वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ होकर ब्लड टू लंग में चला जाता है। क्लियर। So the oxygen and carbon dioxide is transported in human being via blood stream. Oxygen is carried to the cells, whereas कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स मीन्स कि हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है इसे, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं हम लोग। वेयरस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोली ऑफ द लंग and surrounded blood capillaries. Oxygen is absorbed by the blood capillaries from the lungs alveoli by diffuse, while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from the blood capillaries by diffusion. Diffusion process के द्वारा भी ये हो रहा है ना। But diffusion is not sufficient, जैसा कि हम लोग पहले के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, diffusion is not sufficient, इसलिए हमें हेमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले मैं लंग का आपको फिगर दिखाती हूँ कि कैसे लंग का कौन सा पार्ट मैक्सिमाइज करता है और सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन हो सके। तो ये देखो बच्चों, ये है क्या, ये है एल्वियोली, ये एल्वियोली की एरिया, और आप लोग देख रहे हो किस तरह ब्लड वेसल्स का पूरा जाल बना हुआ रहता है। ये जो आप लोग को गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एल्वियोली का है। ये अपना सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ाता है, और सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद आप लोग देख रहे हो ब्लड वेसल्स का किस तरह से जाल बिछा हुआ है ना। तो ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है और अब्जॉर्प्शन हो जाता है ऑक्सीजन का बहुत ही ईजी वे में। So the answer is the lungs is an important part of the body. The passage inside the lung divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure called alveoli, जिसका फिगर मैंने आप लोगों को बताया। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The wall of the alveoli usually contain an extensive network of blood vessels, जैसा अभी आप लोगों ने देखा। We know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm and chest cavity becomes larger. जब भी हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा रिब्स भी क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, डायफ्राम चपटा होता है और चेस्ट कैविटी हमारी क्या होती है, लार्जर हो जाती है। Because of this action, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. तो जैसे ही ऐसा प्रक्रिया होता है, जैसे ही ऐसा प्रोसेस होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ती है, पूरे ऑक्सीजन भर जाते हैं हमारे लंग्स के एल्वियोली के अंदर। द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड सप्लाई इट टू एल्वियोली। और उसी वक्त ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब किया जाता है। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. तो दोनों को ही सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन जब अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।